आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, G20 का समापन हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। एक बहुत बड़े आयोजन का बहुत सफल समापन हुआ है। भारत में इतना बड़ा आयोजन और भारत में दुनिया के तमाम बड़े देशों की हस्तियां, राष्ट्राध्यक्ष इस आयोजन में जुटे और यह आयोजन बेहद सफल आयोजन कहा जा रहा है। और इस आयोजन का, इस G20 का समापन भी हो गया। लेकिन G20 से भारत को क्या मिला? G20 से हमने क्या पाया और G20 से दुनिया को क्या मिला? ये जो नई दिल्ली में G20 हुआ है, आखिर इसके क्या नतीजे सामने आए? जब इस समिट का समापन हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? पीएम ने कहा, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। संस्कृत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वाक्य कहा, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। और इसी के साथ अगली समिट ब्राजील में, इसी कामना के साथ ब्राजील में होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। दोस्तों, ये जो समिट हुई है G20 की, इस समिट में भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान तो मिली ही है और दुनिया ने भारत का लोहा माना है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से भारत को और क्या सफलताएं हासिल हुई? इस समिट में चीन के राष्ट्रपति नहीं आए और किसी मजबूरी के चलते रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं आ पाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और अच्छी बात यह रही कि इस समिट में भारत ने रशिया और अमेरिका दोनों को साधने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी रहा, क्योंकि रशिया और अमेरिका
दोनों ही देशों ने भारत की G20 समिट की बेहद खुले शब्दों में, खुले मन से प्रशंसा की है। दूसरी चुनौती जो भारत के सामने थी वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर थी। इंडोनेशिया में जो पिछली समिट हुई थी, उस G20 समिट में रूस और यूक्रेन युद्ध की खुलकर निंदा की गई थी और रूस को बिना शर्त यूक्रेन के इलाकों से हट जाने के लिए कहा गया था। बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल इंडोनेशिया की G20 समिट में किया गया था, लेकिन भारत में जो G20 समिट थी उसमें भारत के सामने बड़ी चुनौती यही थी कि एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन है और एक तरफ रूस है। यदि समिट में रूस का जिक्र किया जाता और इस समिट में रूस के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव पास होता तो इससे भारत और रूस के रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता था, क्योंकि भारत और रूस दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और रूस भारत के लिए हमेशा मददगार बनकर खड़ा रहता है। अब जो चुनौती थी वो ये थी कि अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध और इससे जो विश्व इकोनॉमी को प्रभावित हो रही है, जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका जिक्र ना किया जाए तो यह भी संभव नहीं था। इसलिए बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से इस समिट में रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र हुआ और रूस का नाम लिए बिना शांति की वकालत की गई। और जो अच्छी बात निकलकर सामने आई वो ये आई कि रूस ने इसको सराहा। जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि G20 समिट के खत्म होने के बाद यूक्रेन में सीज फायर के मुद्दे पर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें निगोसिएशन से कोई दिक्कत नहीं है और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी रूस ने इस G20 समिट में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर आगे बढ़ने के संकेत दे दिए। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था और एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर चिंतित है। तो दोस्तों, भारत के लिए जो पहली बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि भारत ने इस G20 समिट में भारत और रशिया की मित्रता की लाज रखी और शांति का भी समर्थन किया। यानी कि सिर्फ यही नहीं कि भारत और रूस दोस्त हैं इसलिए भारत ने यूक्रेन युद्ध को जायज ठहरा दिया। नहीं, भारत ने शांति के पक्ष में बात की, शांति का समर्थन किया। जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें रूस का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यूक्रेन में शांति की वकालत की गई। और जो चुनौती थी रूस और भारत के संबंधों को बचाए रखने की, उसको भी भारत ने बखूबी निभाया। तो ये भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत थी, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। वैसी स्थिति में रूस को इस बात का डर था कि जिस तरह से इंडोनेशिया में हुआ था पिछली G20 समिट में, और उसके बाद रशिया को पूरी दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद रशिया की इकोनॉमी घुटनों पर आ गई। तो इस बार जो G20 समिट हो रही है, क्या उस समिट में रशिया को लेकर के और कोई बड़ी
टिप्पणी तो नहीं की जाएगी? क्या दुनिया के तमाम देश रूस पर और ज्यादा प्रतिबंधों की वकालत तो नहीं करेंगे? यानी रशिया के लिए ये G20 समिट जो नई दिल्ली में हुई, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत को टालने वाली साबित हुई, क्योंकि आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ तब भी पुतिन नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट का वारंट है। साउथ अफ्रीका वो नहीं पहुंचे और कुछ यही कारण रहा कि भारत भी वो नहीं आए और उन्होंने अपनी विदेश मंत्री को भेजा G20 समिट में शामिल होने के लिए, भारत नहीं आए। इस वक्त पुतिन अपने ही देश में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन और रशिया का वार है, तो दूसरी तरफ रूस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, रूस में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का संकट है। ऐसी स्थिति में इस G20 समिट में रूस के लिए भारत ने एक अच्छे और सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई। लेकिन अब भारत को क्या मिला? दो ऐसे किरदार इस G20 समिट में मौजूद थे जिनसे निपटना भारत के लिए जरूरी था, जिनको संकेत देना, संदेश देना, स्पष्ट संदेश देना भी भारत के लिए जरूरी था। और दोनों ही अपनी अपनी क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं, बड़ी ताकतें हैं और विश्व परिदृश्य में, विश्व पटल में बहुत ज्यादा दखलंदाजी रखते हैं। भारत के मामलों में हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान के मुद्दे पर दो टूक चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट आपत्ति जताई, क्योंकि लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियां कनाडा से चलाई जा रही हैं। खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो कनाडा में सक्रिय हैं, वहां से खुलकर धमकियां देते हैं, वहां से वीडियो जारी करते हैं और कई तरह की वोटिंग करवाते हैं। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कनाडा से भारत को बदनाम करने की जो कोशिशें होती हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को विशेष रूप से आगाह किया और स्पष्ट शब्दों में आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद ट्रूडो ने कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करते हैं, किसी भी तरह की नफरत की भावनाओं को दूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों का जो एक्शन है वो पूरे कनाडा की सोच को नहीं दर्शाता है। प्रधानमंत्री जो कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने आगे कहा कि हम कानून की इज्जत करते हैं, यानी कुल मिलाकर के जस्टिन ट्रूडो को इस मामले पर बैकफुट पर आना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्ति के बाद उन्होंने ये माना कि हम किसी भी तरह की नफरत की भावना को दूर करेंगे। और ये जो एक्शन है, ये जो खालिस्तानियों की जो सोच है, ये कनाडा की सोच नहीं है। अब देखना यह है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, वो इस मामले पर अपनी बातों पर कितने कायम रहते हैं और आगे आने वाले समय में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर क्या वो कनाडा की जमीन से दुष्प्रचार को बढ़ावा देंगे या फिर उन्हें रोकने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी द्विपक्षीय बैठक की और स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने
तुर्की के राष्ट्रपति को भी स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की ताकि तुर्की और भारत दोनों के जो संबंध हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से, मित्रतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ें और भारत और तुर्की अच्छे मित्र बनकर दुनिया में आगे बढ़े। क्योंकि बीते दिनों जब तुर्की में भूकंप आया था तो सबसे ज्यादा प्रशंसा जो तुर्की के लोगों ने और तुर्की के मीडिया ने की थी वो भारत की थी। भारतीय फौज, भारतीय सैनिक और भारतीय मदद तुर्की में पहुंची और कई लोगों की इस मुसीबत के वक्त में भारत ने जान बचाई थी और तुर्की के साथ इस प्राकृतिक आपदा में भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस कि तुर्की कश्मीर के मामले पर या फिर पाकिस्तान के मामले पर अलग राग अलापता है और हमेशा पाकिस्तान के सुर में लाता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है तुर्की के राष्ट्रपति के साथ, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है और इस द्विपक्षीय बैठक के बड़े नतीजे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना भी इस की बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को यह वादा किया था, गारंटी दी थी कि दिल्ली की समिट में वो अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलवा देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वादे को निभाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की। भारत अब विश्व मित्र की तरह आगे बढ़ रहा है। भारत की जो छवि है वो विश्व मित्र की बन रही है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन के जो देश हैं वो बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हुए देश हैं और ये जो विश्व मंच की टेबल है उस पर उनके लिए कुर्सी लगाने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 जैसे मंच की टेबल पर कुर्सी लेकर आए, आगे बढ़े और इस पर उन्होंने अफ्रीकी यूनियन को बैठा दिया। इसलिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट और एक बड़ी उपलब्धि थी भारत की G20 समिट की इस अध्यक्षता के दौरान। चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो इस समिट में नहीं आए। दोनों के रिश्तों में बीते कुछ दिनों में दूरियां बढ़ी हैं, क्योंकि वो मुद्दा चाहे लद्दाख का हो, चीन के नक्शे जारी करने का मुद्दा हो, चाहे अरुणाचल का मुद्दा हो, भारतीय जमीन पर चीन की जो दावेदारी ठोकने की आदत है उससे भारत पहले उस पर कड़ी आपत्ति जता चुका है कई बार। लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और चीन के राष्ट्रपति के समिट में भारत न आने के पीछे और भी कई कारण हैं, जिनमें चीन की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, भारत की विश्व पटल पर मजबूत और उभरती हुई छवि, भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ ग्राफ, ये वो मुद्दे हैं जो चीन को थोड़े खटक रहे हैं, चीन के लिए परेशानी का सबब है। चीन के राष्ट्रपति शायद भारत की नई दिल्ली में जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है विश्व पटल पर, उसे देखकर परेशान होना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने G20 की इस महत्वपूर्ण समिट में न आने का फैसला किया। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें G20 के सदस्य देश चीन से कड़े सवाल पूछ सकते थे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से चीन ने एक नक्शा जारी किया है, उसने जापान, इंडोनेशिया सहित कई देशों को नाराज कर दिया है, क्योंकि वो दुनिया के दूसरे देशों के हिस्सों को अपना हिस्सा बताता है, उन पर कब्जे की कोशिशें करता है। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो चीन के
रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो भी किसी से छिपे नहीं हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर चीन के लिए थोड़ी परेशानी के सबब वो बन सकते थे, और इस वैश्विक मंच पर चीन के राष्ट्रपति ने शायद यही कारण है कि स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से वो बचे। दोस्तों, 37 पेज का एक घोषणा पत्र, और इस घोषणा पत्र में 83 पैराग्राफ है। एक चुनौतीपूर्ण समय था जिसमें भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी। G20 का ये जो साझा घोषणा पत्र है, ये 37 पेज का है और एक अहम दस्तावेज है। इसके जो प्रमुख प्रस्ताव है वो कौन से हैं? एक बार उन प्रमुख प्रस्तावों पर नजर डाल लेते हैं। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा, ये पहला प्रस्ताव। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियम के मुताबिक काम करना चाहिए, ये दूसरा प्रस्ताव। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा, इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। इसके अलावा एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूती दी जाएगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा और क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके अलावा कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने पर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर भी जोर दिया। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम करने पर जोर दिया गया और सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना भी की। तो ये जो थे ये प्रमुख प्रस्ताव थे जो साझा घोषणा पत्र में सामने आए। कुल मिलाकर के एक बेहतर विश्व बनाने के लिए G20 के सदस्य देश मिले, और अब ये G20 से G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीका की जो देश थे, जो अब तक वंचित थे, गरीब देश थे, वो इसमें शामिल नहीं थे इतने बड़े वैश्विक मंच में, लेकिन अब उनका भी एक प्रतिनिधि इस मंच में शामिल होगा और ब्राजील में G20 नहीं G21 होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गारंटी थी जो नई दिल्ली की समिट में, G20 समिट में उन्होंने पूरी करके दिखाई। क्योंकि अफ्रीकी यूनियन को जो मेंबरशिप मिली है, इससे अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। ये 55 देश वो देश हैं जिनके पास प्राकृतिक रिसोर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन विश्व मंच पर इन्हें उतना प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है, और दुनिया की जो ताकतें हैं वो इन गरीब देशों के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करती रही हैं बहुत सस्ते में। इन दिनों चाइना जो है वो कर्ज देकर अफ्रीकी देशों में अपने उपक्रम लगा रहा है, और वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करने की कोशिशें उसकी जारी हैं। तो इस तरह से जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, वो अफ्रीका के इन गरीब देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पर उनकी निगाह रहती है और इनके संसाधनों का वो मैक्सिमम दोहन करते हैं। लेकिन अब विश्व मंच पर इनका एक प्रतिनिधि होगा अफ्रीका के 55 देशों का, जिससे अफ्रीका की एक बहुत बड़ी आबादी को फायदा पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, ये था G20 पर हमारा ये वीडियो विश्लेषण। G20 से भारत को क्या मिला और दुनिया को क्या हासिल हुआ। आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप इस मुद्दे पर कोई राय रखते हैं या कोई सोच विचार रखते हैं तो हमारे साथ साझा करें। G20 समिट में भारत की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।